हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 4.0 के लिए विशेष श्रृंखला जो हमारी चल रही है उसको एक कदम और आगे बढ़ाएंगे। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि आज के सेशन के अंदर में बहुत ही इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चंस हम लोग देखने वाले हैं और साथ ही साथ आज मैं आप लोगों के लिए एक मोटिवेशन भी लेकर आया हूं। आप लोगों के लिए एक ऐसा मोटिवेशन जिससे कि आप लोग अपनी पढ़ाई को खुद से करने लगोगे। आपके अंदर में एक इंटरनल मोटिवेशन आने लगेगा। तो ये पूरा सेशन देखिए, थोड़ी देर में मैं आप लोगों को बताता हूं उसके बारे में भी। ठीक है, चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर मैं जितने भी लोग जुड़ चुके हैं उन सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, और जिन बच्चों ने सेशन को लाइक कर दिया एक बार हाथ ऊपर कर देंगे फ्रेंड्स। ठीक है, ये वो बच्चे हैं जिन्होंने अपना मोटिवेशन यहाँ पर भी दिया है इस क्लास को, तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जहां भी शेयर कर सकते हो इस सेशन को जल्दी जल्दी से शेयर कर देंगे फ्रेंड्स, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ताकि हम लोग जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। और आप लोगों को बता दूं, मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया जिस दिन 4000 बच्चे लाइव हो जाएंगे उस दिन, ठीक है, मैं आप लोगों को बता दूंगा कि अगले ही दिन हम लोग एक बड़ी मैराथन लेने वाले हैं 3 घंटे की। तो आज से ही शुरू कर दीजिए, जितना शेयर कर सकते हो अभी से कर दीजिए। देखिए 1 मिनट के अंदर में आप लोगों ने इतना बढ़िया प्रतिसाद दिया हुआ है। ठीक है, हम लोग कोशिश करते हैं कि आज ही 4000 हो जाए, तो मैं कल ही आप लोगों के लिए जो 3 घंटे की मैराथन ले लूंगा ना। फ्रेंड्स आ जाइए, हम लोग यहाँ पर मैं पहले क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये करंट अफेयर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, यूपीएससी के नए चेयरमैन कौन बने? कितने लोग चाहते हैं कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के साथ में भी मैं आप लोगों को पढ़ाता रहूं? तो मुझे बता दीजिए। ठीक है, हाथ ऊपर करके मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी देता रहूंगा जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए इसके। ठीक है, तो देखिए अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स यहाँ पर मैं यूपीएससी के नए जो है अध्यक्ष कौन बने हैं, तो यूपीएससी के अध्यक्ष बने हैं फ्रेंड्स डॉक्टर अजय कुमार। ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, डॉक्टर अजय कुमार जो है वो पहले रक्षा सचिव के रूप में काम कर चुके हैं, इनको अध्यक्ष बनाया गया है अभी। ठीक है, और आप लोगों को बताना चाहूंगा कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का। ये कौन से नंबर के, भारत के संविधान के कौन से नंबर के पार्ट में दिया गया है? तो पार्ट नंबर 14। यूपीएससी या पीसीएस जितनी भी होते हैं, ठीक है, पीएससी जितने भी है पब्लिक सर्विस कमीशन, उनके बारे में या लोक सेवा आयोग के बारे में जानकारी कौन से वाले पार्ट में दी गई है भारत के संविधान के? तो पार्ट नंबर 14 जो है, पार्ट नंबर 14 इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, पार्ट नंबर 14, इसके आर्टिकल नंबर, ठीक है, आर्टिकल नंबर 315 के अंदर में बोला गया है। 315 सब क्लॉज 1 में बोला गया है यूपीएससी के बारे में। ठीक है, मतलब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। इवन बीपीएससी जो है वो भी आर्टिकल नंबर 315 1 के तहत काम करती है। और 315 2 में बोला गया है, 315 सब क्लॉज 2 में बोला गया है कि अगर कोई दो राज्य आपसी सहमति से चाहे तो ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन बना सकते हैं। ज्वाइंट पब्लिक पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, मतलब कि वो दोनों के लिए क्या रहेगा, दोनों के लिए सेम जो है वो पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो काम करेगा। ठीक है, आर्टिकल नंबर 315 2 कहते हैं। बट क्या आप लोग मुझे बता सकते हो कि ऐसे कितने राज्य या यूनियन टेरिटरीज है जिनके पास में संघ जो है ज्वाइंट संयुक्त लोक सेवा आयोग है? ये आप लोगों के दिमाग की घंटी बजाने वाला क्वेश्चन है। देखते हैं कि यहां पर में कितने लोग आंसर कर पाते हैं। ठीक है, ये हाई लेवल क्वेश्चन, यहां पर में आप लोगों का एकदम टेस्टिंग हो जाएंगी आप लोगों की बहुत अच्छी सी। तो देखिए फ्रेंड्स, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के बाद हमने क्या क्या सीखा वो बता देता हूं। हमने देखा कि यूपीएससी के नए चेयरमैन जो है बने हैं डॉक्टर अजय कुमार बने हैं। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, डॉक्टर अजय कुमार यूपीएससी के नए चेयरमैन बने, ये आपका हो गया। उसके बाद में पार्ट नंबर 14 के अंदर में दिया हुआ है आर्टिकल नंबर 315 में कि एक यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होगा, यूपीएससी होगा, और अलग अलग राज्यों के अंदर में स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होंगे। ये दोनों ही चीजें आर्टिकल नंबर 315 सब क्लॉज 1 में लिखी गई है। अगर कोई दो राज्य चाहे, दो या दो से ज्यादा राज्य चाहे, तो वो ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन भी बनवा सकते हैं। ठीक है, ये आर्टिकल नंबर 315 के दूसरे वाले पैराग्राफ में लिखा है, इसी वजह से इसको सब क्लॉज 2 बोला जाता है। तो 315 में ही दिया गया है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये नियुक्ति किया किसने? डॉक्टर अजय कुमार जो है इनकी नियुक्ति हुई है, किया किसने? नियुक्ति तो हो गई, किसने किया? अब आपको बता दूं फ्रेंड्स, इनकी नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति ने किया है। ठीक है, राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति यूपीएससी के जो चेयरमैन और उनके जो अध्यक्ष, जो उनके सदस्य होते हैं, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ये आर्टिकल नंबर 316 में दिया गया है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 316 के अंतर्गत। ठीक है, कि नियुक्ति कौन करेगा? अध्यक्षों की और जो सदस्य है उनकी, अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। ये आर्टिकल नंबर 316 में दिया गया है। जितना ज्यादा आप लोगों का रिस्पांस रहेगा उतना अच्छे से आपको पढ़ाओगे, उतना अच्छे से आप लोगों को पढ़ाने का मोटिवेशन आएगा। ठीक है, उतना ज्यादा हमें जो है हिम्मत आती है कि आपको और अच्छे से पढ़ाया जाए। जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ फ्रेंड्स, 4 मिनट में आप लोगों ने 900 से ज्यादा लाइक्स कर दिए हैं, 1500 के करीब हम लोग पहुंच गए 4 मिनट के अंदर में। एक बार दबा के शेयर मार दीजिए ताकि हम लोग 4000 आज ही क्रॉस कर जाए। ठीक है, लाइक एंड शेयर करते रहेंगे सभी के सभी। ये आप लोगों को समझ में आ गया फ्रेंड्स क्या क्या बोला? एक बार रिवाइज करवा दूं मैं आप लोगों को थोड़ी देर में।
ठीक है, कितने लोग चाहते हैं थोड़ी देर में सारा का सारा रिवाइज करवा दूं? ठीक है, बने रहिए आप लोग, मैं आपको रिवाइज करवा दूंगा थोड़ी देर में। अब देखिए एक क्वेश्चन और बन सकता है कि यूपीएससी के जो चेयरमैन होते हैं उनकी उनका कार्यकाल कितने समय का होता है? तो उनका जो कार्यकाल है फ्रेंड्स, या तो 6 साल, ठीक है, या फिर ठीक है 65 साल की जो आयु है, जो भी पहले हो जाए वो हट जाएंगे। 6 साल का कार्यकाल होता है, ये आपको पेड क्लास में मैंने पूरा का पूरा जो है इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन में पढ़ाया हुआ है। 6 साल या फिर 65 साल की आयु। मान लो कि जो है कोई व्यक्ति अभी 55 साल का है फॉर एग्जाम्पल, तो 6 साल मतलब 61 साल का होए तक वो पूरा का पूरा जो है कार्यकाल संभालेगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति 63 साल की उम्र में बनता है तो वो 2 साल में ही 65 साल का हो जाएगा, तो 2 साल का ही उसका कार्यकाल रह जाएगा। फिर जो भी इन दोनों में से जो पहले हो जाए वो उसका कार्यकाल रहेगा, 6 साल या 65 साल की उम्र जो पहले हो जाए। नाउ फ्रेंड्स एक इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन, ठीक है, सोन नदी जो बिहार में गंगा नदी में मिलती है, कहां से निकलती है ये बताना है आप लोगों ने। सोन नदी जो कि गंगा नदी की एक सहायक नदी है। अब एक क्वेश्चन एक और बनता है फ्रेंड्स, ठीक है, जो हम लोगों ने रिवर वाले लेक्चर के अंदर में किया भी है और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसका आंसर कर पाओगे। ठीक है, तो आपको बताना है कि सोन नदी गंगा नदी की राइट हैंड ट्रिब्यूटरी है या लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी, दाएं हाथ से मिलती है बाएं हाथ से मिलती है। ठीक है, तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि अमरकंटक प्लेटू है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के बॉर्डर के अंदर में, यहां से सोन नदी निकलती है। ठीक है, और गंगा नदी के अंदर में बिहार में आकर मिलती है, ये आप लोगों ने याद रखना था। ठीक है, तो कहां से निकलती है? अमरकंटक प्लेटू से, अमरकंटक का जो पठार है वहां से निकलती है। ठीक है, माइकल रेंज, यहां पर में माइकल, अमरकंटक का पठार जो है उसके ऊपर में माइकल रेंज है, माइकल पर्वत श्रृंखला, माइकल पर्वत श्रृंखला। कहां पर में माइकल पर्वत श्रृंखला? ठीक है, माइकल पर्वत श्रृंखला कहां पर में है? कौन से पठार के ऊपर में है? एक पठार का मतलब होता है एक टॉप, ठीक है, टेबल टाइप लैंड, थोड़ा सा मतलब बाकी आसपास के इलाकों से थोड़ा ऊपर उठा हुआ जो लैंड होता है, थोड़ा ऊंचाई पर हल्का सा उठा हुआ होता है, उसको प्लेट्यू या पठार बोला जाता है। ठीक है, तो ये यहां पर में जो पठार है अमरकंटक पठार, अमरकंटक प्लेट्यू, वहां पर में माइकल हिल्स है, माइकल पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, वहां से निकलती है, ठीक है, सोन नदी। ये याद रखना है आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और बिहार के अंदर में आकर मिल जाती है ना। अब एक क्वेश्चन ये भी बनता है आप लोगों का कि भाई अगर आप लोगों से मान लीजिए ये पूछ लिया जाए, सोन नदी गंगा नदी में बिहार के कौन से जिले के अंदर में आकर मिलती है, तो आप लोगों का आंसर क्या होगा? ये आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए यहां पर में। ठीक है, तो पटना के अंदर में मानेर नाम की जगह है, अगर आप लोगों को पता हो, पटना के अंदर में मानेर नाम की जगह, वहां पर में अगर सोन नदी जो है गंगा में मिल जाती है पटना के अंदर में, ये भी याद रखना है आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो प्लीज इस पर्टिकुलर पॉइंट को याद रख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, अगर मैं कहीं पे लिख पाऊँ इसको आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा पॉइंट, क्योंकि आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो, इसी वजह से एक्स्ट्रा पढ़ाने में मजा भी आता है आप लोगों को। तो सोन नदी गंगा नदी में कहां पे मिलती है लिखेंगे आप लोग, मानेर नाम की एक जगह है, ठीक है, पटना के अंदर में, पटना में मानेर नाम की जगह वहां पर में मिलती है। ओके, चलिए एक आपका क्वेश्चन आया था फ्रेंड्स आपका कि पुनपुन नदी कहां पर में मिलती है। ठीक है, ये आया था ना क्वेश्चन आप लोगों का, पुनपुन नदी गंगा में कहां पर में जाकर मिलती है, कौन से इलाके में, कौन सी जगह पे? कितने लोगों को याद है? फतुहा। ठीक है, याद आ रहा होगा अगर आप लोगों को, तो फतुहा नाम की जगह, एक क्वेश्चन आया था आप लोगों का एग्जाम के अंदर में। तो जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, वो टीचिंग परीक्षा के साथ में पढ़िए यहाँ पर, क्योंकि आपको एग्जाम से रिलेटेड पूरा का पूरा क्वेश्चन। फ्रेंड्स यहाँ पर मैं देखिए, नर्मदा नदी भी अमरकंटक पठार से निकलती है और सोन नदी भी अमरकंटक पठार से निकलती है। नर्मदा नदी जाकर मिलती है, ठीक है, अरेबियन सी में, अरब सागर में, और सोन नदी गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। बताइए ये कौन सी जगह होगी अगर मैं आपको मैप में पूछूं, ठीक है, कौन सा जिला होगा और कौन सी जगह होगी? एक आपका क्रिएटिव क्वेश्चन, क्रिएटिविटी के साथ में क्वेश्चन पूछते कि ये जगह कौन सी होंगी। समझ गए ना आप लोग, आप लोगों की क्रिएटिविटी बढ़ रही है यहाँ पर में, ये जगह कौन सी होंगी जहां पर में सोन नदी मिली है। अब देखते कितने लोग आंसर करते हैं। पुनपुन नदी का भी मैंने आपको बताया है, वो भी आप लोग कमेंट के अंदर में देखते कितने लोग लिख पाते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा आप लोगों का रिस्पांस रहेगा उतना ही ज्यादा जो है फ्रेंड्स आप लोग और अच्छे से कर पाओगे। अभी मैं आपको थोड़ी देर में एक बहुत बड़ा और मोटिवेशन देने वाला हूँ। ठीक है, आपको पता है कि बिहार के अंदर में शिक्षकों की जो सैलरी है वो बढ़ गई है। ठीक है, अब बढ़कर आपको कितनी मिलेंगी वो आप लोगों को मैं अभी बताऊंगा थोड़ी देर में। बिहार में किस स्थान पर मौर्य काल के महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले हैं? बिहार में, ठीक है, एक जगह ऐसी है जहां पर मैं मौर्य काल के, स्पेशली अगर मैं आपको बताऊं तो अशोका के समय के आप लोगों को जो है बहुत सारे सबूत यहां पर में मिले हैं। ठीक है, अशोका का महल जो था अशोका का, उसके भी सबूत आप लोगों को मिलते हैं। ठीक है, पटना में ये जगह है, ये मैंने आप लोगों को चलो एक हिंट दे दिया। ठीक है, जल्दी बताइए, मौर्य काल के अवशेष आपको मिलते हैं। बिहार जीके का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पटना के अंदर में ये जगह है, ये भी मैंने आपको हिंट दे दिया है। ठीक है, 2000 के करीब करीब बच्चे यहाँ पर में हमारे 9 मिनट के अंदर में जुड़ने के हम लोग बहुत पास में हैं। जल्दी से सेशन को लाइक करके जहां शेयर कर सकते हो कर दीजिए, क्योंकि आधा रास्ता हम लोग तय कर चुके हैं। ठीक है, 4000 से अगर आज 4000 कंप्लीट हो जाते हैं तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि कल हम लोग जो है 3 घंटे की महामैराथन लेंगे। ठीक है,
तो आप सभी लोग जल्दी से शेयर कर देंगे। तो कुम्हरार जो है नाम की जगह है फ्रेंड्स, ये पटना के अंदर में है, ये याद रखिएगा आप सभी के सभी, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। डायरेक्ट ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कुम्हरार कहां पर में है, सिंपल सा क्वेश्चन ये बन सकता है। तो पटना के अंदर में है, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है, कुम्हरार नाम की जगह, ठीक है। चलिए, कुम्हरार पटना के अंदर में, पटना के पास में, और यहाँ पर में अशोका के महल वगैरह के भी सबूत आपको मिले हैं, मौर्य काल के स्पेशली, ठीक है, सबूत आपको मिलते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक बिहार के किन क्षेत्रों में अंग महाजनपद स्थित था, ठीक है। अंग महाजनपद, देखिए फ्रेंड्स आपको बताना चाहता हूं मैं कि बिहार के अंदर में अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक है, तो उत्तर में यहां पर में जो था वो था वज्जी, ठीक है, वज्जी, ठीक है, वज्जी महाजनपद। दक्षिण में जो था, ठीक है, यहां पर में था मगध, मगध, ठीक है। जो पटना का इलाका, गया का इलाका, औरंगाबाद का जो आज का इलाका है, ये सारे के सारे कहां पर में थे आप लोगों के, मगध महाजनपद में थे। लेकिन अगर मैं इधर ईस्ट की बात करूं, ठीक है, भागलपुर, मुंगेर और बाकी सारे जो किशनगंज वगैरह आप लोगों का आता है, ठीक है, ये सारे के सारे आप लोगों के कहां पर में थे, ठीक है, ये आपके अंग महाजनपद के पार्ट थे। तो भागलपुर मुंगेर वाला जो इलाका, ये अंग महाजनपद का पार्ट हुआ करते थे। अंग महाजनपद केवल यहां तक फैला नहीं था बिल्कुल, बल्कि ये बंगाल, आज का जो बंगाल है उधर तक फैला हुआ था, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने, अंग महाजनपद, ठीक है। तो उत्तर बिहार के अंदर में वज्जी महाजनपद, दक्षिण बिहार के अंदर में मगध महाजनपद, और पूर्वी बिहार के अंदर में अंग महाजनपद, ऐसे 3 महाजनपद आप लोगों को बिहार के अंदर में मिलेंगे, ठीक है। 51% लोगों ने केवल केवल अभी, अब जैसे जैसे मैं बताता जा रहा हूं वैसे वैसे और परसेंट बढ़ता है, बढ़ रहा है, 61-62% लोगों ने अब तक सही आंसर दिया है, ठीक है, 62% लोगों ने। ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों के दिमाग को और ज्यादा जो है फ्रेंड्स खोलेंगे, ठीक है, ताकि आप लोग ऐसे और क्वेश्चन के आंसर कर सके। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग, ओके। ये देखिए बहुत बढ़िया तरीके से एक स्लाइड यहाँ पर में टीम ने आप लोगों के लिए बनाई है कि भाई कौन सा महाजनपद कहाँ कहाँ पर में जो है था आपका। अंग महाजनपद की राजधानी क्या थी, चंपा थी, ये याद रख लेना है आप लोगों ने, जो आज के भागलपुर के अंदर में स्थित मिलती है आप लोगों को। मगध, ठीक है, राजगृह, पाटलिपुत्र, ठीक है, और जो है आपका गंगा के दक्षिण वाला जो इलाका था वो पूरा आप लोगों को यहाँ पर में मिलेगा। और वज्जी जो है ये बिहार के गंगा नदी के उत्तर में स्थित था, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस प्रशासक ने बलबन को 63 हाथियों को उपहार भेंट किया जब वह सिंहासन पर बैठे थे। बलबन, ठीक है, अब ये बलबन कौन है, देखिए फ्रेंड्स, बलबन एक शासक था दिल्ली सल्तनत का। दिल्ली सल्तनत के अंदर में, ठीक है, एक शासक था मामलुक डायनेस्टी का, गुलाम वंश का, मामलुक वंश या गुलाम वंश जिसको बोलते हैं ना, गुलाम वंश, उसका शासक था, ठीक है। बलबन खुद इल्तुतमिश का गुलाम रह चुका था, इल्तुतमिश का एक समय में गुलाम था, इल्तुतमिश का गुलाम था ये। इसी वजह से इस वंश को गुलाम वंश बोलते हैं, क्योंकि कई सारे गुलाम ही, ठीक है, पहले राजाओं के गुलाम थे, वही शासक बने आगे जाकर। तो बलबन जब राजा बना तो बिहार का एक शासक था जिसने 63 हाथी भेजे, ठीक है। हमारे यहाँ पर में अभी भी एक प्रधानमंत्री बने थे तो इधर से भी कुछ भेजा गया था बिहार से एक बार फिर से अभी, ठीक है, समर्थन भेजा गया बिहार से, उधर से फिर कुछ पैकेज मिला, तो ये चल रहा है। तो मतलब आप समझ लीजिए कि दिल्ली से आना जाना, लेना देना लगा रहता है, ठीक है। तो बलबन जब दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना तो 63 हाथियों को उपहार किसने भेजा था, तो ये भेजा था तातार खान करके। तातार खान जो है वो बिहार का उस समय में शासक था, तातार खान। अब ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये हाथियों का लेन देन और ये सारी चीजें जो है फ्रेंड्स आ गई है यहाँ पर में, ठीक है, इस वजह से। तो प्लीज इस पर्टिकुलर पॉइंट को याद रखिएगा आप लोग। बलबन जब शासक बना तो बिहार का कौन सा शासक था जिसने 63 हाथी भेंट किए थे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्लीज इस पर्टिकुलर पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, आगे में पूछे जाने की संभावना बनती है आप लोगों की। ना अब देखिए एक क्वेश्चन है आप लोगों का 70वीं बीपीएससी के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन, 70th बीपीएससी के अंदर में। मैं आप सभी लोगों को चैलेंज करता हूं कि आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर करके बताइए, ठीक है, जल्दी से। मुझे लग रहा है कि अगर आप सभी लोग एक एक बार हर जगह पे शेयर कर देंगे तो आज 4000 का आंकड़ा हम लोग पार कर सकते हैं। हर एक बच्चा जल्दी से शेयर कर देगा और थोड़ी देर में आप लोगों के लिए एक मोटिवेशन भी है बड़ा सा। देखिए अगर मैं बात करूं आपसे यहाँ पर मैं वैशाली, भागलपुर, जमुई और मधेपुरा, ये किन किन चीजों के लिए फेमस है, ठीक है। एक स्पेशल सेशन आप लोगों के लिए जो है लगने भी वाला है फ्रेंड्स, ठीक है, ऐप के अंदर में नॉलेज कैप्सूल का, जिसके अंदर में हम लोग ये देखेंगे कि बिहार में कौन कौन सी जगह है, किन किन चीजों के लिए फेमस है, ठीक है, वो आपको नॉलेज कैप्सूल में लगेगा भी, ठीक है। अगर मैं वैशाली की बात करूं अभी फिलहाल में आप लोगों से, तो ये फूलों की खेती, फ्लोरी कल्चर के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, ठीक है, फ्लोरी कल्चर के लिए वैशाली, ठीक है। वैशाली जो है यहाँ पर में फूलों की बहुत अच्छी खेती होती है। स्पेशली अगर मैं आपको बताऊं फ्रेंड्स कि गुलाब और गेंदे का जो फूल है, ठीक है, वो यहाँ पर में बहुत अच्छा जो है बहुत
बहुतायत मात्रा में उगाया जाता है, बहुत ज्यादा मात्रा में उगता है। ठीक है, तो वैशाली पुष्प कृषि या फिर फ्लोरिकल्चर उसके लिए फेमस है बहुत ज्यादा। प्लीज इसको याद रखिएगा, गुलाब और गेंदे के फूल के लिए स्पेशली। भागलपुर को तो खुद सिल्क सिटी कहा जाता है। ठीक है, जो है सिल्क सिटी इसको बोलते हैं, रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के लिए। ठीक है, बहुत ज्यादा फेमस है। ठीक है, तो भागलपुर किस चीज के लिए फेमस है भाइयों? ठीक है, और उन सभी की बहनों, सिल्क टेक्सटाइल के लिए, रेशम उत्पादन के लिए। और भागलपुर को जो है क्या कहा जाता है? सिल्क सिटी कहा जाता है। लिख देंगे सभी लोग, सिल्क सिटी किसको कहा जाता है? ठीक है, सिल्क सिटी भागलपुर को कहा जाता है। जमुई की बात करूं फ्रेंड्स आप लोगों से, तो कितने लोगों को पता है कि जमुई के अंदर में बहुत सारा जो है फ्रेंड्स सोने का भंडार मिला है जमुई डिस्ट्रिक्ट के अंदर में। तो खनिज समृद्ध जिला है ये, खनिजों से बहुत ज्यादा, ठीक है, समृद्ध है जमुई। ठीक है, वैसे भी देखा जाए तो 44% जो सोना है पूरे भारत का, ठीक है, वो बिहार के अंदर में ही लोकेटेड है। अभी निकाल नहीं रहे हम उसको, वो अलग बात है। सोने का बहुत बड़ा जो है एक बेसिकली आप बोल सकते हो कि डिपॉजिट, ठीक है, जमुई डिस्ट्रिक्ट के अंदर में मौजूद है अभी भी। ओके, तो सोना 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 के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। और वैसे भी और भी बहुत सारे जमुई के अंदर में जो है बहुत सारे आप लोगों को मिनरल्स मिल जाते हैं। खनिज समृद्ध जिला है ये। ठीक है, सोने के ये पाए जाते हैं। मधेपुरा के अंदर में जो है फ्रेंड्स आप लोगों को बता दूं कि रेल कोच फैक्ट्री स्थापित की गई है यहाँ पर में। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों का बन जाता है कि बिहार के कौन से जिले के अंदर में रेल कोच फैक्ट्री बनाई गई है। तो मधेपुरा के अंदर में बनाई है इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है। भारतीय रेलवे और फ्रांस की जो एक कंपनी थी, उसका नाम एस्टॉम था, एस्टॉम, AISTOM, एस्टॉम, उनके द्वारा स्थापित की गई ये फैक्ट्री थी। मेक इन इंडिया पहल के तहत इसको बनाया गया था। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। तो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री कहां पर में लोकेटेड है? ठीक है, या कोच, रेलवे का कोच बनाने की फैक्ट्री मधेपुरा के अंदर में। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछे जाने की बहुत अधिक संभावना है। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। तो रेल कोच फैक्ट्री मधेपुरा के अंदर में मिलेंगी आप लोगों को। कितने लोगों को ये याद हो गया है? ठीक है, ये आप लोगों का बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है। ठीक है, हर एक बच्चा अब मेरे को आंसर लगाएगा, हर एक बच्चा, जितने बच्चे देख रहे हैं यहाँ पर में, आप खुद से यहाँ पर में लगा देखिए और मुझे बताइए आंसर क्या है, खुद से बताइए अभी। ठीक है, खुद से आंसर लगाना है। देखो ये एक जो है ना, आपके माइंड को हैबिट बना रहा है, आपके माइंड के अंदर में हैबिट बन रही है कि आप किस तरीके से आंसर कर रहे हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक भी करते रहेंगे और एक बार दबा के हर एक बच्चा, हर एक टेलीग्राम ग्रुप में, हर एक व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर में, जहां जहां आप शेयर कर सकते हो, जो है इंस्टाग्राम, फेसबुक, जहां भी शेयर कर सकते हो, जल्दी जल्दी से शेयर कर देंगे आप लोग। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम लोग बात करें यहाँ पर में इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की, तो आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा कमेंट के अंदर में, ऐसी मुझे उम्मीद है। ठीक है, चलो आगे बढ़े हम लोग। यहाँ पर में आपका जयप्रकाश नारायण ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक नहीं लिखी है? अब मैं देखना चाहता हूं यहाँ पर मैं पोल के अंदर में कितना आप लोग आंसर लगा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये पढ़ाया है आपको और अब हमने थोड़ा सा ट्रिकी कर दिया क्वेश्चन को आप लोगों के लिए। ठीक है, आपके माइंड की एक्सरसाइज हो रही है बेसिकली, आपके दिमाग की एक्सरसाइज। बताइए इनमें से कौन सी पुस्तक जो है वो नहीं लिखी है? चलिए बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, आप लोगों के आंसर्स आ गए हैं। ठीक है, तो कौन सी पुस्तक नहीं लिखी है ये बोला गया है। तो टूवर्ड स्ट्रगल ये तो लिखी है भाई, पढ़ाया है आपको मैंने। ठीक है, और आपको यहाँ पर मैं प्रूफ के साथ में दिखा सकता हूँ, पेड क्लास के अंदर में आपका नॉलेज कैप्सूल के अंदर में पढ़ाया है मैंने आपको। ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा सा और ज्यादा एक हाई लेवल बना दिया है ताकि आप लोगों की रिवीजन होती रहे, जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस भी किया था कि मैं आपको याद करा दूंगा। ठीक है, माई पिक्चर ऑफ सोशलिज्म, बिल्कुल इनकी ये है। ठीक है, माई पिक्चर ऑफ सोशलिज्म, सोशलिज्म टू सर्वोदय। ठीक है, सर्वोदय, समाजवाद से सर्वोदय तक, ये भी पुस्तक इन्होंने लिखी है। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी, ये पुस्तक भी लिखी है। ऐसी कौन सी है इनमें से जो इन्होंने नहीं लिखी? ऊपर में जो ऑप्शंस दिए गए हैं, ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है जिसको हम आंसर लगा सके, इसी वजह से नन ऑफ द अबव आंसर होगा। समझे क्या आप लोग? ऐसा कोई भी आंसर यहां पर में मौजूद नहीं है, ठीक है, जो कि आप लोगों का, आप लोग जिसको आंसर मान सके, इसी वजह से आंसर जो है आप लोगों का, ठीक है, नन ऑफ द अबव होगा। ये सारी पुस्तकें लिखी है, कौन सी नहीं लिखी है ये पूछा था। कितने लोगों को समझ में आ गया ये बात समझ में आ गई ये बता दो। ये हाई लेवल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, अभी केवल और केवल जो है फ्रेंड्स यहाँ पर मैं देख पा रहा हूं कितने % लोगों ने इसका सही आंसर दिया है। ठीक है, अच्छा पांचवा ऑप्शन था यहाँ पर, मैं इस वजह से लोगों ने कमेंट के अंदर में आंसर लगा रहे, कमेंट में आंसर लगाते जाएंगे आप सभी के सभी। ठीक है, क्योंकि 4 ही ऑप्शन तक की लिमिट होती है यूट्यूब के ऊपर में।
समझ गए आप लोग कि क्यों आंसर ई होगा इसका, ये इनमें से क्यों नहीं होगा, क्योंकि नहीं पूछा गया था आप लोगों से, है ना। चलो बहुत बढ़िया, ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है ताकि आप एग्जाम में अगर ये नहीं वाला इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग आंसर कर सके। ओके, तो नहीं वाला देखो मैंने आप लोगों से क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दिया। क्यों? क्योंकि मैंने आप लोगों से पिछले बार, ठीक है, आप लोगों की क्लास के अंदर में, नॉलेज कैप्सूल वाली क्लास के अंदर में हमने ये क्वेश्चन किया था, जयप्रकाश नारायण ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी है, तो टुवर्ड्स टोटल रिवॉल्यूशन करके उसका आंसर था। ठीक है, इस बार हमने क्या किया, थोड़ा क्वेश्चन का लेवल बढ़ा दिया, नहीं है वो पूछ लिया आपसे। ठीक है, ओके चलिए, जयप्रकाश नारायण जी जो है फ्रेंड्स, हम लोगों ने देखा था इनको भारत रत्न कब मिला था। ठीक है, ये आप लोग बता देंगे मुझे, भारत रत्न कौन से साल में मिला था, ये क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों से। ठीक है, मलिक कफूर जिसे 1000 दिनारी के नाम से जाना जाता है, किसने खरीदा था? मलिक कफूर को किसने खरीदा था? 1000 दिनारी, क्योंकि 1000 दिनार के अंदर में उसको खरीदा गया था। दिनार बेसिकली उस समय सोने के सिक्के को कहा जाता था, तो 1000 दिनारी कहा जाता था इनको। ठीक है, मलिक कफूर। चलिए, तो देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं आप लोगों से बात करूं कि मलिक काफूर जो है, जिसको 1000 दिनारी के नाम से जाना जाता था, 1000 दिनार में गुजरात में इसको खरीदा गया था, किसके द्वारा? नुसरत खान के द्वारा। ठीक है, नुसरत खान ने इसको खरीदा था, और किसको गिफ्ट किया था? अलाउद्दीन खिलजी को गिफ्ट किया था। ये याद रखना आप लोगों ने, अलाउद्दीन खिलजी को ये गिफ्ट किया गया था। इसी वजह से इसका एक्चुअल आंसर जो होगा वो होगा नुसरत खान हो जाएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर में, बीपीएससी के प्रीलिम्स के अंदर में ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो आप लोगों से आगे में किसी भी एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। नुसरत खान जो था, उन्होंने गुजरात में इसको खरीदा था। 1000 दिनारी इसको कहा जाता था, क्योंकि 1000 दिनार में इसको खरीदा था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी का बॉयफ्रेंड था ये। ठीक है, बेसिकली ओके, अलाउद्दीन खिलजी का बॉयफ्रेंड था, नुसरत खान ने इसको खरीदा था, और मलिक काफूर को अलाउद्दीन खिलजी को सौंप दिया था। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, नाउ बिहार राज्य जल विद्युत निगम की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे इस क्वेश्चन को आप लोग। ठीक है, बहुत सारे बार एग्जाम में आ चुका है इसी वजह से। ठीक है, बिहार राज्य जल विद्युत निगम की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? एक बार जल्दी से दबा के लाइक एंड शेयर करते रहेंगे आप सभी के तभी सभी, और जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे सभी। बिहार राज्य जल विद्युत निगम की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो देखिए, जल विद्युत निगम की भाई जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है उसको बनाना, जो नदी का पानी होता है उसके जरिए टरबाइन को घुमाना, नदी के पानी को इतना स्पीड में जो है वो पाइप्स के जरिए या डैम के जरिए छोड़ा जाए टरबाइन पे, कि टरबाइन गोल गोल घूमे, और टरबाइन गोल घूमेगा तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, जल विद्युत। ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, तो इसके लिए जो बनाया गया था आपका बिहार राज्य जल विद्युत निगम, ठीक है, ये बनाया गया था 1982 के अंदर में। ये याद रखिएगा आप सभी के सभी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है। ओके, तो बिहार राज्य जल विद्युत शक्ति निगम 1982 के अंदर में बनाया गया था। डायरेक्ट क्वेश्चन, और इसको रिवीजन के जरिए ही याद किया जा सकता है, बार बार रिवाइज करोगे याद हो जाएगा आप लोगों को। ओके, नाउ फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक वाज रिटन बाय अब्बास खान शेरवानी? अब्बास खान शेरवानी के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? ये क्वेश्चन भी जानबूझ के मैं आपसे पूछा हूं, क्योंकि पिछले लेक्चर में मैंने जब आपको पढ़ाया था, मैंने आपसे कहा था कि रिवीजन कर करके ही आपको याद होंगी। तो अब्बास खान शेरवानी जो है, इन्होंने, ठीक है, बिहार के ही एक शासक हुए थे, उनके बारे में लिखा है। जिन बच्चे ने पिछला लेक्चर रिवाइज किया होगा उसको याद होगा ये चीज। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर में देखिए फ्रेंड्स, टीचिंग परीक्षा की टीम ने आप लोगों के लिए लगा भी दिया यहाँ पर में, निम्नलिखित में से किस लेखक ने तारीख शेरशाही लिखी है? ठीक है, तो शेरशाह सूरी के ऊपर में पुस्तक लिखी गई थी, अब्बास खान शेरवानी ने इसको लिखा है, तारीख शेरशाही, अब्बास खान शेरवानी ने। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूं, इसको अलग अलग तरीके से कैसे पूछा जा सकता है, उसके लिए रिवीजन करना बहुत जरूरी है। और टीचिंग परीक्षा हमेशा रिवीजन के ऊपर में जोर देता है, ताकि आप लोगों ने जो पढ़ा है उनको आप याद रख सके। तो तारीख शेरशाही, ठीक है, तारीख शेरशाही अब्बास खान सरवानी जो है उनके द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, जिसके अंदर में शेरशाह सूरी के शासन काल के बारे में जानकारी दी गई है। शेरशाह सूरी की मृत्यु के करीब करीब 35 साल बाद ये पुस्तक लिखी गई थी, इसको कंपाइल करके पूरा किया गया था। बट शेरशाह सूरी के बारे में बहुत सारी जानकारी आप लोगों को तारीख शेरशाही के अंदर में मिलती है। ठीक है, शेरशाह सूरी के बारे में मैंने आप लोगों से कहा था कि शेरशाह सूरी का असली नाम क्या था। ठीक है, ये आप लोगों को मैंने पूछा था। ठीक है, तो वो आप लोग कमेंट करके जल्दी से बता देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर पश्चिम जलोढ़ या दोमट मिट्टी जो है, ठीक है, उसका हिस्सा नहीं है? बिहार पुलिस ऐसा है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन है आपका, ये बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर पश्चिमी जलोढ़
ठीक है, दोमट मैदानी हिस्सा का हिस्सा नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, आप लोगों के यहाँ पर में आंसर्स आ गए हैं। ठीक है, तो अगर मैं आप लोगों से बात करूं कि उत्तर पश्चिम, ठीक है, उत्तर पश्चिम अगर हम लोग यहाँ पर में बात करें, तो पूर्णिया जो है वो आप लोगों को कहा उत्तर पश्चिम में मिलेगा या पूरब में मिलेगा? पूर्णिया, पूर्णिया जिला भाई ईस्टर्न साइड में है, ईस्ट के अंदर में है। ठीक है, पूर्व साइड के अंदर में है। पश्चिम में कहाँ से आ गया पूर्णिया? ठीक है, तो पूर्णिया जब है ही नहीं पूरब के अंदर में, पश्चिम के अंदर में, तो उत्तर पश्चिम का तो सवाल ही नहीं उठता यहाँ पर में। ठीक है, तो ये आप लोगों ने थोड़ा सा याद रखना था। ठीक है, ये एक आप लोगों का क्वेश्चन बन जाता है फ्रेंड्स, इस पर्टिकुलर पॉइंट को आप लोग याद रखोगे तो। ठीक है, कि भाई पूर्णिया ईस्ट साइड में, ये थोड़ा सा आप लोग अगर दिमाग भी लगाते कि पूर्णिया जब है ही ईस्ट में, बिहार के ईस्टर्न साइड के अंदर में है, ठीक है, तो वो बिहार के उत्तर उत्तर पश्चिमी साइड का जो है वो कैसे हो सकता है, या उत्तर या पश्चिमी साइड का, या उत्तर पश्चिम साइड का कैसे हो सकता है? ठीक है, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को गोपालगंज मिल जाएगा, सारण मिल जाएगा, मुजफ्फरपुर मिल जाएगा, समस्तीपुर इधर में आपको मिल जाएगा, बेगूसराय मिल जाएगा आप लोगों को। लेकिन अगर हम बात करेंगे पूर्णिया की, तो पूर्णिया ईस्ट साइड के अंदर में मौजूद है, ईस्टर्न साइड के अंदर में। ठीक है, ईस्ट के अंदर। चलिए, तो ये आप लोगों ने याद रखना है, ईस्टर्न साइड के अंदर में मौजूद था, इसी वजह से ये आंसर नहीं हो सकता था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ ज्योग्राफिकल डिवीजन ऑफ बिहार? ज्योग्राफिकल डिवीजन ऑफ बिहार, बिहार के ज्योग्राफिकल डिवीजन का पार्ट है। देखते कितने लोग इसका आंसर लगा पाते हैं। इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा सर? देखिए भक्ति जी, इसका जितनी भी पेड क्लासेस, जितनी भी वाईटी पे क्लासेस होती है ना, उन सारों का पेड ऐप जो है हमारा टीचिंग परीक्षा का, उसके अंदर में सारे के सारे वाईटी क्लासेस के पीडीएफ आपको मिल जाते हैं। ठीक है, तो आप टीचिंग परीक्षा के क्लासेस के अंदर में एनरोल हो सकते हो, उसके अंदर में सारे आपको पीडीएफ मिल जाएंगी, ताकि आप अच्छे से रिवीजन कर सके। और मैं आपको बता दूं कि अभी भी आप लोगों के पास में मौका है, जितने भी लोग जुड़ना चाहते हैं टीचिंग परीक्षा के साथ में, वो लोग जुड़ सकते हैं, ताकि आप लोग अपनी तैयारी को और ज्यादा बेहतर कर सके। ठीक है, कई बाद में ऐसा ना हो कि आप लोग ये सोचे कि काश उस समय जुड़ गए होते टीचिंग परीक्षा के साथ में, ठीक है, तो आज एग्जाम क्लियर हो गई होती। नीचे में नंबर चल रहा है, ठीक है, उस नंबर पे कॉल कर सकते हो, या टीचिंग परीक्षा के ऐप पर जाकर आप डायरेक्टली कर ले सकते हो, या फिर आप नीचे में जो लिंक्स दी गई उस पर भी क्लिक करके जा सकते हो। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें कि बिहार डिवीजन का पार्ट है, तो शिवालिक रेंज जो है फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आप लोगों को मिलेगी। ठीक है, अगर मैं बात करूं बिहार की, ठीक है, तो यहाँ पर में शिवालिक रेंज है, इधर साइड में ऊपर में शिवालिक रेंज। ओके, हिमालय की सबसे नीचे वाली जो श्रेणी होती है उसको शिवालिक कहा जाता है, तो शिवालिक बिहार के अंदर में है। बिहार का मैदानी इलाका बिहार में नहीं होगा तो कहाँ पर में होगा? ठीक है, इसके बारे में भी हम लोगों ने बात की थी। ठीक है, दक्षिणी पठार, ठीक है, सदन पठार, ये यहाँ पर में जो छोटा नागपुर का पठार है ना, ठीक है, उसको अगर बिहार के अंदर में देखा जाए, तो बिहार के दक्षिण में जो ये इलाका है ना, उसको दक्षिणी पठारी क्षेत्र बोला जाता है, बिहार का दक्षिणी पठारी क्षेत्र। ठीक है, यहाँ पर में तो शिवालिक है, गंगा का मैदानी इलाका है, दक्षिणी पठारी क्षेत्र है, तीनों है यहाँ पर में। तो कौन सा वाला पार्ट है बिहार का? तो बिहार का तो मोर देन वन ऑफ दी अबव आंसर हो जाएगा। कितने लोगों ने इसका आंसर लगा दिया था? हाथ ऊपर करिए जल्दी जल्दी से। कितनों को समझ में आ गया है वो भी हाथ ऊपर कर देंगे। 1860 लाइक्स हो चुके हैं, 2000 लाइक्स से हम लोग बहुत पास है, और 2852 बच्चे यहाँ पर मैं देख रहे हैं। अगर सारे 2852 बच्चे एक साथ सेशन को शेयर कर दे, तो कितने देर के अंदर में हम लोग जो है 4000 बच्चा पार कर सकते हैं? आप लोग खुद से बताइए अपना एनालिसिस करके कि कितने देर में हम कर सकते हैं। ठीक है, सोचिए आप लोग खुद कि 4000 हमें जो पार करना है वो हम लोग कितने स्पीड में कर सकते हैं, जल्दी से। नाउ देखिए फ्रेंड, बिहार राज्य के उत्तर पश्चिमी भागों में कौन सी भू आकृतियां पाई जाती है? ठीक है, ये बीपीएससी 2016 के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन। बिहार राज्य के उत्तर पश्चिमी भाग में, उत्तर पश्चिमी भाग में यहां पर में, ठीक है जी, यहाँ की बात हो रही है उत्तर पश्चिमी, उत्तर पश्चिम में। ठीक है, तो यहाँ पर में सोमेश्वर हिल्स तो है, ठीक है, पहला वाला तो है सोमेश्वर हिल्स, आपको पता है कि पश्चिमी चंपारण जो है वहां पर में आपको मिलेगा। कैमूर प्लेटू, कैमूर का पठार कहाँ पर में? ये तो दक्षिण में है ना, ये तो हो ही नहीं सकता। उत्तर पश्चिम बोला, ये दक्षिण पश्चिम हो जाता है। ठीक है, नवादा की हिल्स ये भी दक्षिणी में आ जाएंगी, राजगीर की हिल्स जो है मध्य के अंदर में आ जाएंगी आप लोगों की, मध्य बिहार के अंदर में। ठीक है, तो ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा आप लोगों को। तो आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का फ्रेंड? सोमेश्वर हिल्स इसका आंसर हो जाएगा।
कितने बढ़िया तरीके से आप लोगों ने आंसर कर लिया इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। ठीक है, ऐसे ही आप लोग आंसर करते रहिए। और मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि अभी थोड़ी देर के अंदर में आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन, कितने लोग जो है, ठीक है, कितने लोग जो है चाहते हैं कि आप लोगों को मैं बता दूं कि आपकी जो सैलरी अब बढ़ गई है, ठीक है, जो डीए बढ़ा दिया गया है, उसके बाद में अब कितनी सैलरी मिलेगी, एक मोटिवेशन आप लोगों के लिए बड़ा सा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं हमारे बिहार के किस जिले में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन होता है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन कौन से जिले के अंदर में होता है, बताइए। कॉन्ग्रेचुलेशन, आप सभी लोगों को 2000 प्लस लाइक्स आप लोगों ने कर दिए। पेड कोर्स में कैसे जुड़े सर? सिंपल सा तरीका है, नीचे में जो नंबर चल रहा है उस पर कॉल कर सकते हो, या टीचिंग परीक्षा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहां से आपको मिल जाएगा। तो गेहूं का, ठीक है, सबसे अधिक उत्पादन और धान का सबसे अधिक उत्पादन, दोनों के लिए एक ही आंसर है आपका। ठीक है, रोहतास। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मार्क करिए आप सभी के सभी। रोहतास जिला। 68% लोगों ने पटना आंसर लगाया है अभी भी। ठीक है भाइयों और उन सभी की बहनों, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं हाल क्या है आपका अभी फिलहाल में। ये देखिए आप लोग, ठीक है, कितना परसेंट लोगों ने क्या आंसर लगाया है। देखिए, पटना लगाया है 65% लोगों ने। ठीक है, और केवल 20% लोग हैं जिन्होंने आंसर लगाया है रोहतास। ठीक है, रोहतास केवल 20% लोगों ने। और टीचिंग परीक्षा, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि टीचिंग परीक्षा आप लोगों के लिए क्यों वन स्टॉप सॉल्यूशन है, क्यों आप लोगों को पढ़ना है, क्योंकि हमने इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज आप लोगों को प्रोवाइड की हुई है। इवन ये सारा पूरे मैप्स आप लोगों को पेड क्लास के अंदर में प्रोवाइड कर दिए हैं। ठीक है, कि भाई गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन कहां पर में होता है, तो वो आप लोग यहाँ पर में कर सकते हो। आप लोगों को चावल का सबसे अधिक उत्पादन कहां पर में होता है, तो ये भी आप लोग लगा सकते थे। मैंने अभी आपको बोला धान का, धान मतलब ही चावल आपका, ठीक है, कहां पर में होता है, तो रोहतास के अंदर में होता है। देखिए दोनों का दिया हुआ है और इस पर क्वेश्चन आए हैं एग्जाम के अंदर में। ठीक है, सर्वाधिक मक्के का उत्पादन कहां पर में होता है, कटिहार जिले के अंदर में होता है। ये आप लोगों को यहाँ पर मिल गया। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, उत्पादकता और उत्पादन के अंदर में फर्क ये है कि उत्पादन का मतलब होता है कि भाई कितने ज्यादा, ठीक है, उत्पादन हो रहा है, और उत्पादकता का मतलब होता है कि कम जमीन के अंदर में ज्यादा उत्पादन किया जा रहा है। ठीक है, मतलब छोटी जमीन में, मान लो कि किसी ने 1 एकड़ की जमीन में ही बोया और ज्यादा उगा दिया, तो उत्पादकता उसकी ज्यादा है, प्रोडक्टिविटी ज्यादा है। ठीक है, लेकिन प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कहाँ होता है, ओवरऑल नंबर में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहां पर में होता है, ठीक है, तो वो होता है, ठीक है, उसको बोला जाता है उत्पादन कहां पर में सबसे ज्यादा है। इसके ऊपर में मैं पूरा का पूरा कि कौन सा जिला कौन सा इसमें है, सबसे ज्यादा आम का उत्पादन कहां पर में होता है, दरभंगा के अंदर में होता है। ठीक है, ये हो गया। जैसे गेहूं की बात करूं मैं, रोहतास के अंदर में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, लेकिन उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा कहां पर में, मतलब कम जमीन में ज्यादा ज्यादा उत्पादन कर रहे हैं। ठीक है, कम जमीन के अंदर में, तो ये बेगूसराय के अंदर में। इस पर मैं पूरा का पूरा आपका सेशन लेने वाला हूँ, लंबा सेशन, कि क्या उत्पादन, उत्पादकता और कैसे क्वेश्चन उसके ऊपर में बन सकते हैं। कितने लोग चाहते हैं, हाथ ऊपर कर देंगे कि इसके ऊपर में एक सेशन ले लिया जाए। नॉलेज कैप्सूल में तो मैं लेने ही वाला हूँ, उसके अंदर में तो आप लोगों को बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, उसमें हम लोग बिल्कुल लेंगे ही। ठीक है, क्योंकि ये इस तरीके के क्वेश्चन आपसे एग्जाम के अंदर में अक्सर पूछे जाते हैं। इस क्लास का पीडीएफ कहाँ मिलेगा, मैंने बता दिया आपको कि पेड क्लास के अंदर में, पेड ऐप के अंदर में आप लोगों को एक फोल्डर बना हुआ है वाईटी पीडीएफ के नाम से, वहां मिल जाएगा टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन पे। और मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि जिस दिन 4000 बच्चे हो जाएंगे लाइव, उस दिन मैं आप लोगों के लिए पक्का 3 घंटे की महामैराथन लेने वाला हूँ। आज भी हम 3000 तक पहुंच गए। अगर सारे लोग एक साथ, कितने लोगों ने जो है शेयर किया था, अपने मन से पूछ लीजिएगा कि क्या आपने अपना योगदान दिया है। कितने लोगों ने लाइक कर दिया है सेशन को, क्या आपने अपना योगदान दिया है सेशन के अंदर में? अगर हाँ, तो आप संतुष्ट रह सकते हो। और जिन लोगों ने नहीं दिया है योगदान अपना अपना, ठीक है, वो बच्चे जो है यहाँ पर में ये सोचिए कि आप लोग उसमें योगदान नहीं दे रहे हो। ठीक है, चलिए नाउ फ्रेंड्स, मैं अब आप लोगों को लेकर चलता हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है पार्ट की तरफ में आप लोगों के, जहां पर मैं, अगर मैं आपको बताऊंगा कि भाई आपका, ठीक है, वेतन कितना मिलने वाला है आपको। ओके, एक्चुअल सैलरी स्लिप के साथ में, एक्चुअल सैलरी स्लिप मैं आपको दिखाने वाला हूं अभी। तो क्या आप सभी लोग तैयार है? क्या सभी के सभी लोग तैयार है? अगर हाँ, तो जल्दी से जो एक सेशन लगा हुआ है आप लोगों का, उसके ऊपर में आप लोग आ जाइए। मैं आप लोगों को एक्चुअल सैलरी स्लिप जो है वो दिखा रहा हूँ, पूरा का पूरा। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग उसमें आ जाइए। मैं 1 मिनट के अंदर मैं वो सेशन के ऊपर में जुड़ रहा हूँ आप लोगों के साथ में। ठीक है, ये जो सेशन है आप लोगों का, सरकारी अधिकारियों के साथ में, जो शिक्षकों का भी वेतन बढ़ गया है, डीए बढ़ गया, अब कितना मिलेगा और एक्चुअल में अभी फिलहाल में कितना मिल रहा है,
एक मोटिवेशन आप लोगों के लिए। तो जल्दी से 1 मिनट के अंदर अंदर में मैं आप लोगों के साथ में मिल रहा हूँ, तो सभी लोग जल्दी जल्दी से आ जाइएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। मिलते हैं हमारे सैलरी स्लिप वाले वीडियो में। उसको सेशन को लाइक जरूर कर दीजिए आप लोग। अभी जाकर 1 मिनट के अंदर में मैं ज्वाइन हो रहा हूँ। ठीक है, तब तक आप लोग मुझे बताएंगे कि जो है जयप्रकाश नारायण की कोई एक पुस्तक का नाम बता दीजिएगा आप लोग। साथ ही साथ मुझे बता दीजिएगा कि तातर खान ने बलबन को कितने हाथी गिफ्ट किए थे जब वो शासक बना था। ठीक है, और बिहार शरीफ का पुराना नाम क्या था, बिहार शरीफ का, ये आप लोग कमेंट के अंदर में वहां पर मैं बताने की कोशिश करिए। तब तक मैं आ रहा हूं 1 मिनट के अंदर में। सभी लोग उस सेशन में जुड़ जाइए, इस सेशन के अंदर में।